नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं अफसर, मैं हूं आपके साथ साहिल की। बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान फिर हुआ है बेनकाब। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे द रियल इशू की। हमजा बुरहान के जनाजे में मोस्ट वांटेड आतंकियों की मौजूदगी। सैयद सलाहुद्दीन और फख्र जमीन खान कैमरे में कैद। भारी सुरक्षा के बीच हुआ आतंकी का अंतिम संस्कार। पाकिस्तान के आतंकियों को संरक्षण देने के आरोप पर फिर मजबूत। पुलवामा हमले से जुड़ा था हमजा बुरहान का नाम। मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने मारी थी गोली। सोशल मीडिया पर वायरल हुई जनाजे की तस्वीरें। पाकिस्तान की आतंकवाद पर दोहरी नीति फिर बेनकाब हुई है। जनाजे में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ने आईएसआई कनेक्शन बढ़ाया है। पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह नहीं वाला दावा फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जिस देश ने वर्षता के दावा किया कि उसकी धरती पर कोई आतंकी मौजूद नहीं, उसी पाकिस्तान में अब मोस्ट वांटेड आतंकियों का खुला जमावड़ा दिखाई दिया है। अलबद्र कमांडर और पुलवामा हमले के कथित साजिशकर्ता हमजा बुरहान के जनाजे में कई बड़े आतंकी चेहरों की मौजूदगी ने पाकिस्तान की आतंक नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन और अल बदर चीफ फख्र जमीन खान जैसे चेहरे खुले आम दिखाई दिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जनाजे के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, जिससे यह साफ संकेत मिला कि आतंकियों को सिर्फ पनाह नहीं बल्कि सुरक्षा भी दी जा रही है। पुलवामा का रहने वाला हमजा कई साल पहले पाकिस्तान भाग गया था और वहां से आतंकी नेटवर्क चलाने में सक्रिय था। भारत सरकार उसे पहले यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर चुकी थी। उस पर युवाओं की भर्ती, सीमा पार आतंक गतिविधियों और पुलवामा हमले से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा होने के गंभीर आरोप थे। अब उसके जनाजे की तस्वीरों ने पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने फिर उजागर कर दिया है। रुक करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और दिनेश सिंह गेट हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से। सर, किस तरह देखते हैं आप इन चीजों को, जिस तरह पाकिस्तान वैश्विक स्तर पे अपना डंका बजाता रहता है कि आतंकवाद के खिलाफ हूं, आतंकवाद के खिलाफ हूं, और खुद ही आतंकी जब मारा जाता है और आतंकवादी ही उसके जनाजे में बड़े बड़े आतंकी दिखते हैं। हाँ साहिल, हो ये रहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद पर दोहरा या तिहारा तीन तीन नकाब ओढ़े हुए है। एक तरफ तो वह दुनिया भर को कहता रहता है कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी नहीं है और पाकिस्तान दुनिया भर में कहीं पे भी कोई आतंकवादी नहीं भेजता। दूसरी तरफ चुपके चुपके वो पर्दे के पीछे से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। हमजा बुरहान का जो केस है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि उसने पुलवामा में जो हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उसमें भाग लिया था, उसकी प्लानिंग भी की थी। वो मास्टरमाइंड था। और तुरंत बाद जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस पर क्लोज इन करना शुरू किया तो वो पाकिस्तान भाग गया। अल बद्र के जो दूसरे लीडर थे उनके इंटरोगेशन के बाद ये कंफर्म हो गया है, पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि वह ही पुलवामा के मास्टरमाइंड के हिसाब से पाकिस्तान के लायाजा कर रहा था। यानी कॉन्वॉय पर कब हमला करना पड़ेगा, किस तरह से हमला करना पड़ेगा, बॉम्ब कैसे बनाया जाएगा, सबसे बड़ी बात हमले के बाद क्या करना है। अब साहिल हो ये रहा है कि जैसे एफएटीएफ है, एक समय भारत के कहने पर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन पाकिस्तान चतुर देश निकला, उसने थोड़ा सिंबॉलिक कार्रवाई दिखा दी। एक आध आतंकवादी को उसने अरेस्ट कर लिया, एक आध जगह उसने आतंकवादियों को इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले कर दिया, इंटरपोल को लीड दे दी, और इस तरह से वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब। अभी भारत सरकार जो है दोबारा से एक मुहिम चालू कर रही है ताकि पाकिस्तान को रंगे हाथ पकड़ा जाए और उसको फिर से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। साहिल, मजे की चीज ये है, हर बार जब पाकिस्तान के अंदर एक भारतीय या पाकिस्तानी आतंकवादी कोई भी संगठन से, चाहे जैश के हो या लश्कर का हो, जब वो मारा जाता है तो पाकिस्तान की सरकार के यहाँ से, आईएसआई के यहाँ से रटा रटा बयान आ जाता है कि इस मर्डर को भारतीय एजेंट्स ने, रॉ के जो एजेंट्स हैं उन्होंने कार्यान्वित किया। और भारत सरकार हमेशा कहती है कि रॉ का इन हमलों में इन जैसे लोगों को एलिमिनेट करने में कोई हाथ ही नहीं है। ये तो वहां आपस में ही इनके गैंगवार होते रहते हैं। ये तो आपस में ही कई बार पाकिस्तान की आईएसआई छोड़ती है कि अब इससे जो काम निकालना था निकाल लिया, अब इसको एलिमिनेट कर देते हैं।
इसके पहले कि ये कहीं जाकर अंग्रेजी में कहते हैं ना स्पिल द बीन, कि कभी जी। दबाव में आकर ताकि ये बता दे दुनिया को कि किस तरह से उसका इस्तेमाल आईएसआई कर रही थी। तो उसके पहले आईएसआई के जो गुर्गे हैं वही आईएसआई के इशारे पर इनको एलिमिनेट कर देते हैं। जी साहिल। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक, दोबारा मैं रुक करूंगा दिनेश सिंह गेट जी का। सर एफएटीएफ की बात सर ने काफी अहम रखी है, सर किस तरह देखते हैं कि दोबारा से उसको लाया जाए पाकिस्तान को, क्योंकि जो हरकतें पाकिस्तान की हैं आज फिर वही बात दोबारा दोहराई जा रही है, उजागर सामने हो जाती हैं, तब भी कोई कार्रवाई करके राजी नहीं है, न वैश्विक स्तर पे भी कोई इस चीज को मानने को तैयार नहीं रहता कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की एक बड़ी फैक्ट्री है, छोटी भी नहीं बड़ी फैक्ट्री है। जी सैल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, एफएटीएफ की बातचीत करें या इंटरनेशनल जो भी जैसे इस तरह की बॉडीज हैं जो निगरानी रखने का काम करती हैं, वो भली भांति और अच्छी तरीके से सब चीज़ों के बारे में जानती हैं। उनके पास में सभी तरह के इंटेल है कि पाकिस्तान में क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या नहीं चल रही है। दूसरा, जैसे अब जैसे कि मतलब जो हमजा जो है, तो हमजा के जनाजा की सिर्फ बातचीत नहीं, इससे पहले भी जो है जैसे और आतंकी जैसे मारे गए, तो उस टाइम पे वहाँ पर आईएसआई जो वहाँ के जो इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उनके ऑफिसर्स वहाँ नजर आए। और दूसरा उसके अलावा वहाँ पर उस तरीके से सम्मान देने का काम उस आतंकवादी कहता है जैसे कि पता नहीं बहुत बड़ा कोई फ्रीडम फाइटर है या बहुत बड़ा देश के लिए कोई शहीद होने वाला, कोई मतलब इतना बड़ा कोई मतलब वो शहीद है कि पाकिस्तान के झंडे तक में लपेट करके जो है उनको दफनाने का काम किया गया। तो इस तरह की चीजें। और दूसरा, वहां पर देखिए, अब आतंकी के जैसे कोई शिक्षक अगर होगा तो उसके जनाजे में शिक्षक ही आएंगे ऐसे। उसी तरीके जैसे मान के चले कोई अगर आतंकी अगर कोई मरेगा तो आतंकवादी मतलब जो गतिविधि में जो लिप्त हो गए हैं तो उसके साथ ही वही लोग होंगे, तो वही आने के वहां काम करेंगे। तो वो जग जाहिर बात है। और देखिए, आजकल जमाना इस तरीके से छुप के वो जैसे पाकिस्तान को लगा होगा भाई हमने चुपचाप ये काम कर लिया, किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन लोगों ने वहां पर जो लगे हैं तो उन्होंने एक्टिविटीज उनको देखा, रिकॉर्ड किया और पोस्ट कर दिया। तो चीजें क्लियर बिल्कुल सामने सामने नजर आ रही हैं कि भाई किस तरीके से क्या चीजें हैं क्या चीज नहीं है, और पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितना फर्क है, और कितना दूर है कितना पास में है। लेकिन वही चीजें हैं देखिए, जैसे कि विश्व स्तर पर जैसे कि अब चाहे अमेरिका में खुल के बताता हूँ, चाहे अमेरिका की बातचीत करें चाहे अन्य किसी कंट्री की बात करें, तो वो ज्यादातर देखिए अपने स्वार्थ सिद्धि को लेकर के। और भारत देखिए इस टाइम पे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, पॉलिटिकल एंगल से जैसे कि देवनाथ जी जो हैं तो उन्होंने अपने तरीके से बताया, लेकिन मैं थोड़ा पॉलिटिकल तरीके से बताना चाहूंगा कि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो रसक और मतलब रसूख और दबदबा जो है, और जैसे कि वर्ल्ड ऑर्डर जो नया जो है, जैसे पिछली बार का G20 था तो उसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो था उसको हमने उसमें शामिल करने का काम किया। तो अभी उसी चीज को लेकर के जब नया वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित होता है, और दूसरी जैसे कि कोई भी जो बड़ी कंट्री जो है वो हमें जैसे खासकर रशिया वगैरह हमारे जो मित्र हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अदरवाइज जैसे कि चाइना की बात करें चाहे अमेरिका की बातचीत करें, वो दिखाने के लिए चाहे बेशक हमें दिखाने काम करे कुछ करें कि वो ठीक है कि हम लोग साथ में और कुछ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चीजें वो उस तरीके से नहीं चाहता है कि भाई हम लोग जो है एक लिमिट से ऊपर बढ़ पाए, जितना उनके काम के हों उसी तरीके से वो चीजें हों तो वो ठीक है। क्योंकि ट्रेड जो व्यापार जो है, क्योंकि हम लोग एक तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर और मतलब हर तरह की चीजों का हमारे यहाँ जैसे खपत भी होती है और हम लोग बनाने का काम भी करते हैं। तो जिस तरीके से उनको जो उम्मीद जैसे हमसे है तो वो उस नाते से और जुड़ाव रखते हैं, ट्रेड के नाते की बातचीत करें किसी और तरीके से बोले। तो इन सभी चीजों को मैं संक्षेप में अगर बताऊं तो शैल जी बड़ी सीधी सी बातचीत है कि जिस जिस के काम का पाकिस्तान है तो उन्होंने उसको एक तरह से पुचकार के और थपकी दे के रखा हुआ है। भारत हालांकि पूरे तरीके से भारत ने अपनी एक्टिविटीज को उस पर निगरानी रखने की जो भी है उनको कम नहीं किया, और पूरी मतलब है कि वॉच जो है उस पर रखी हुई है, और बार बार यूएन के अंदर उसकी रिपोर्टिंग पूरी होती रहती है। तो देखिए ऐसे कि आप जैसे कि आप थोड़ी बात जैसे कि इस टाइम डिस्टर्बेंस जो मिडिल ईस्ट में चल रही है तो उसमें भी पूरे तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कहीं ना कहीं अपनी कार्यशैली जैसे उसकी जो भी है, क्योंकि उसको तो अपने तरीके से कहीं ना कहीं पैसा चाहिए देश चलाने के। जैसे हमारे देश में जो है वो पीएम जैसे अपील कुछ किसी चीज और चीज को लेके करते हैं, लेकिन वहां पर तो आटे दाल की भी चीजें जो है उनको भी उनकी भी दिक्कत आ रही है ऐसे। तो इसी चीज को लेकर के देखिए पूरे तरीके से मैं इसी को मानता हूँ कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी जो है उसमें जो कुछ कंट्रीज जो है जिनको अपनी सिर्फ स्वार्थ सिद्धि करनी है, और जैसे एशियन कॉन्टिनेंट में एक तरह से जो एक डिस्टेबलाइज करके रखनी है, खासकर जैसे कि नजदीक है जो चाइना के साथ में भी पाकिस्तान की, तो जी। कहीं ना कहीं चाइना को जैसे थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे रखना, और इसी तरीके से भारत के अंदर भी कोई एक्टिविटीज ऐसे करनी है तो उसके लिए एक तरह से उसको स्टूज के तौर पे या अपने एक तरह से मतलब है कि एजेंट के तौर पे और यहाँ पे स्थापित करने काम, और उसी नाते उसको बार बार जैसे कहीं ना कहीं और बार मतलब संरक्षण देने का काम जो है वो खासकर अमेरिका जो है करता रहता है, और वही निकालने के बीच में काम करता है। बीच में हालत ये हो चुकी थी कि वहां पर मिला कि दाने दाने का मोहताज हो चुका था पाकिस्तान, लेकिन बाद में था कि उसको वहां से जैसे कि वर्ल्ड बैंक से या अन्य चीजों से अन्य जगहों से और कुछ फंड्स दिलवाने का, फंड्स रिलीज करवाने का काम किया गया। तो ये चीजें देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि हमें अपनी मतलब गतिविधि जो है उनको और तेज करना पड़ेगा, और देख करके और पुख्ता तरीके से और सबूत पेश करने पड़ेंगे, और उसका देखिए असर तो 100% पड़ेगा पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी जैसे कंट्री जो है ये नहीं जानती
कि भाई इस तरीके से किस तरीके से क्या आगे उनके साथ में क्या हो कुछ हो, जब तक वो खुद उन पे नहीं गुजरते। लेकिन अभी जैसे वर्तमान स्थिति जो है उसमें सभी कंट्रीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। और पाकिस्तान को लेके कोई ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा कोई किसी कंट्री का नहीं है। उनके जो नागरिक वहां पर जब जाते हैं तो उनके साथ में किस तरह के सलूक करते हैं वो अपने आप में देखने की बात है। तो ये जी मतलब ओवरऑल जैसे अगर देखा जाए तो ये है कि अभी फिलहाल के हिसाब से पाकिस्तान को जो संरक्षण मिल रहा है तो मुझे लगता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। ठीक है सर, मैं करूंगा, जी साहिल मैं जी। करूंगा ग्रुप इंटरव्यू सर का। सर इस ये जो घटना सामने आई है तो इसको हम समझें कि पीओके के अंदर हालात अभी भी कुछ सुधरे नहीं है, और कोई ना कोई एक परफेक्ट प्लान दोबारा से चाहिए पाकिस्तान के लिए, खासतौर पीओके के लिए। हाँ साहिल, देखो, जहां तक पीओके की बात है, पीओके की जो आम आवाम है वो पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी मुस्लिम्स को पसंद नहीं करती है। पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। उनको लगता है कि उनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने गुलाम बनाया हुआ है, दोयम दर्जे का नागरिक बनाया हुआ है, जो कि काफी हद तक सच भी है। पीओके में इतने सारे मिनरल्स हैं, पीओके में इतने सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन पाकिस्तान आजादी से अब तक ना वहाँ कोई मिनरल डेवलपमेंट कर पाया है, ना कोई एग्रीकल्चरल स्कीम चला पाया है, ना वहाँ पर कोई गांव गांव में डेवलपमेंट कर पाया है। अब भारत के कश्मीर को देख लो साहिल। भारत के कश्मीर में हमने दूर दराज के गांव तक सड़कें बना दी हैं, मोबाइल टावर लगा दिए हैं, अस्पताल, मेडिकल एड सेंटर खोल दिए हैं, स्कूल खोल दिए हैं। जबकि आप पीओके में जाओगे तो वहां पे इस तरह की डेवलपमेंट नजर नहीं आती है। भारत में अब भारत सरकार एक खास मुहिम चला रही है जिसके तहत दूर दराज के छोटे छोटे गांव जो हैं जेएंडके के, वहाँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा पाकिस्तान में पीओके में नहीं दिया जा रहा। अब बीच बीच में साहिल ये भी हुआ है कि पीओके के लोगों ने हड़ताल भी की है, जहां उन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी के खिलाफ नारे भी लगाए। कई बार हमें लगता है कि शायद पीओके में जो आम आदमी है वो इतने नाराज हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ कि वहां एक अंदरूनी जलजला खड़ा हो जाएगा। वो सब विद्रोह कर देंगे और भारत के साथ जुड़ने का, भारत के कश्मीर के साथ जुड़ने का जो उनका ख्वाब है उसके लिए वो अपना मांगे उठाएंगे। तो ऐसे अगर वहां पर मांगे उठती हैं कि पीओके के लोग भारत के कश्मीर के साथ विलय चाहते हैं, तो डेफिनेटली भारत की सरकार उसको एनकरेज करेगी। जी साहिर। ठीक है सर, मैं करूंगा दोबारा, मैं रुक करूंगा दिनेश सिंह सर का। सर ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है वो आतंकियों से पूरी तरह प्रभावित है, साफ नजर आती है ये चीजें। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है, या सब कुछ देखते हुए ही आंखें बंद करके बैठना वो एक मजबूरी बन चुकी है? देखिए फिलहाल तो साहिल जी सिर्फ मजबूरी ही नजर आती है, क्योंकि देखिए जिसको जो काम पड़ता है, क्योंकि जैसे अब चाइना की अगर बातचीत करें हम लोग, तो चाइना देखिए एक तरह से मतलब उसको एक तरह से जैसे कि मतलब जो सीपेक जो कॉरिडोर जो था तो उसको बना करके और पूरे तरीके से वहां से बलूच के वहां से मतलब जो बलूचिस्तान जो था तो वहां से मिनरल्स जो था वो उसका दोहन करने का काम उनको करना था। बहुत बड़ी जमीन जो है चाइना को पाकिस्तान ने लीज पर दी उसका, लेकिन बाद में पूरे तरीके से जिस तरीके से वो उस पर चाहता था कि अपनी नजर जिस तरीके थी इसकी पहले से, और चाइना जिस तरीके से चाहता था कि वहां पर पूरे तरीके से उसको मतलब कि पूरा मेच्योर कर सके उन चीजों को, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देखिए बलूचिस्तान के जो मतलब कि वहाँ की जो आर्मी हो गई या जैसे वहाँ वहाँ के जैसे बलूच फ्रंट के जो लोग हो गए, तो उन लोगों ने वो मंसूबे जो है उनके कामयाब नहीं होने दिए और उन लोगों ने एक तरह से क्लियर तरीके से मतलब उनके जो चाइनीज जो मतलब जो वहाँ पे जो वर्कर्स जो थे उनको मारने का काम किया और बहुत सारी चीजों की। इसी तरीके से अमेरिका की नजर भी सीधे तरीके से वहाँ के मिनरल जैसे कि मतलब जैसे कि एक तरह से रेयर अर्थ बोलते हैं, तो उस तरह के कुछ ना कुछ रिसोर्सेज पर नजर थी। और इसी तरीके से पीओके की बात करें तो वहां पर भी सेम इसी तरह की चीजें हैं। तो लेकिन वहां के जो नागरिक हैं वो प्योर मतलब पूरे तरीके से इस चीज के खिलाफ हैं। और अमेरिका जो था तो अमेरिका ने जब जिस तरीके से बातचीत करके और कुछ मतलब एग्रीमेंट भी साइन किया था मेरे ख्याल से, लेकिन बाद में जैसे कि बलूच फ्रंट जो है तो उनके लोगों ने और साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा है कि अमेरिका को अगर बातचीत करनी तो हमसे आके पहले बात करनी पड़ेगी। तो इन्हीं चीजों को देख करके कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि अब दो बड़ी मतलब महाशक्तियां हैं, चाइना बोले और अमेरिका बोले, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मतलब बाहर दिखाने को एक तरह से हल्का सा धमका दिया मतलब दिखावा करने के लिए पाकिस्तान को। उसके बाद फिर बाद में वही ढाके तीन पार।
और अभी जैसे खाड़ी युद्ध की जैसे बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो जी उसमें भी देखिए पूरी तरीके से जैसे कि मान के चलें कि कहीं ना कहीं जैसे कि कभी सऊदिया को थोड़ा सपोर्ट कर दिया, उनसे कुछ पैसा ले लिया, ईरान की तरफ थोड़ा सा जैसे कि सपोर्ट करके उनके 4 जो फाइटर्स मतलब गिनती कुछ है, वो फाइटर प्लेन जो है उनको खड़ा करके उसके बदले में कुछ पैसा ले लिया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो अपनी धर्मशाला चला के उसके बदले में जो किराया वसूल करने का, और जो जो एक तरह से मतलब पूरे तरीके से आतंक को संरक्षण दे करके और अपने देश की मतलब बट्टा बिठाने की जो कहानी जो चल रही है इंटरनल अपने तरीके से इनके से। और दूसरा उसके अलावा जो छोटे छोटे फैक्शंस हैं, छोटे छोटे जो उनके जैसे हमारी कंट्री में है, तो उसी तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान जो छोटे छोटे दल हैं, तो उनको संरक्षण देने का काम, उनको फंडिंग करने का काम जो है यही आतंकवादी संगठन करते हैं। और उनको एक तरह से कहीं ना कहीं जब मदद की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से कोई मतलब कि मसल पावर की जब आवश्यकता पड़ गई और कुछ हो गई, तो यही जो छोटे छोटे संगठन जैसे उस तरीके से वही मदद करते हैं। तो इसके नाते कहीं ना कहीं इंटरनल भी और एक्सटर्नल जैसे बाहर की जो कंट्रीज हैं, जैसे चाहे वो मतलब किसी भी कंट्री की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से उसी को देख करके बात करते हैं, और खुल के खड़े होने का काम जो है बहुत ही कम समय में भारत के साथ नजर आता है। लेकिन फिर भी देखिए ऐसा है कि भारत भी इस टाइम पे उभरती हुई एक तरह से महाशक्ति है, और एशिया में मतलब कि एशियन कॉन्टिनेंट में जैसे भारत जो है, तो उसके सामने इस तरह की चीजों की मतलब खुल के सामने खड़ा होने की बातचीत कोई नहीं कर पाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं चाइना को भी सपोर्ट मतलब कि चाहे मुंह बना के करे, लेकिन सपोर्ट करना पड़ता है। और उसमें जैसे कि जो रशिया की बातचीत है, रशिया हमारे साथ में है, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं कि साथ में कहीं ना कहीं कुछ उसके इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान की तरफ होगी, कुछ न कुछ और जैसे कि उनके जो बड़े जैसे ग्रुप्स हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जैसे पाकिस्तान में है। तो देखिए अभी सारी की सारी जैसे सारे जो विश्व जो है साहिल जी, तो पूरी तरीके से अगर ये बोला जाए कि ट्रेड के रूप में बंधा हुआ है। सब बड़ी कंपनी जितनी जो भी हैं, चाहे वो रशिया की हैं, चाहे हमारी खुद हमारी की बहुत सारी कंपनी जो है वहाँ पर काम कर रही है ऐसे। अब जैसे अडानी जो था, तो अडानी के जैसे मतलब जो ग्रुप जैसे है, तो वो बहुत सारे अपने बड़े जो है उद्योग धंधे वहाँ पर उसके मतलब उधर हैं, जी और जो है बांग्लादेश की तरफ जो है पावर देने का काम करता है। तो बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए ट्रेड से आपस में जो जुड़ा हुआ था उसको लेकर के उस ताने बाने को डिस्टर्ब करने वाला काम जो है, वो चीजें हो नहीं पाती हैं। और उसी को डिस्टर्ब करने के लिए दूसरी कंट्री जैसे अपना नेटवर्क जैसे वहां पर जैसे कि अब बीच में जैसे अब खबर आ रही थी कि अमेरिका के कुछ बड़े ग्रुप्स हैं वहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है करना चाहते हैं, क्योंकि सस्ती लेबर को लेकर के वो जैसे कि चाइना में सर्वाइव नहीं कर सकते, भारत में उनको उस तरीके से सर्वाइवल की जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीटर्स बहुत हैं, और वहां पर उनको फर्टाइल ग्राउंड नजर आता है पाकिस्तान में। तो इसी चीज को लेकर के अपनी ओछी मानसिकता को लेकर के जैसे कुछ कंट्रीज हैं, तो वहां पर जो अपने उद्योग धंधे स्थापित करने की बात करने को लेकर के, या जैसे आतंकवाद को जैसे कि बढ़ावा देने को लेकर के, या जैसे डिस्टेबलाइज करने को लेकर के, चाहे चाइना की तरफ बोले चाहे मतलब हमारी तरफ बोले, तो उसी को लेकर की चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं देर सवेर जो भी चीजें होंगी, आंखें खुलेंगे जरूर, क्योंकि इंडिया जैसे अपनी एक्टिविटीज को कम नहीं कर रहा है, और वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर रख करके, और जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया गया और जैसे बताया गया, राजनाथ सिंह जी ने बताया, अमित शाह जी ने बताया, और जैसे उस तरीके से पीएम मोदी ने बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया, सिर्फ पॉज करके रखा हुआ है, बिल्कुल अभी ऑन है, इंटर एक्टिविटी चल रही है। तो उसको लेकर के सभी को पता है कि भाई ठीक है। और जैसे पिछली बार भी हुआ, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में से किसी ने बहुत ज्यादा उसका प्रोटेस्ट नहीं किया, तो दोबारा भी हमें करने में कोई देर नहीं लगी कि जरूरत से ज्यादा ये अपने एक तरह से अपनी मौत का सामान जो है सिर्फ पाकिस्तान तैयार कर रहा है। जी और जब लगेगा सिर के ऊपर पानी निकलेगा, तो उस टाइम 100% हमें जो है पूरे तरीके से वहां पर हमला दोबारा करना पड़ेगा। और इस बार का जो हमला होगा वो उसे दोबारा जो है उठने नहीं देगा, ये मतलब सुनिश्चित यहाँ की हमारी जो फौज बिल्कुल करेगी, मतलब हमारी तीनों सेनाएं करेंगे। तो इसी तरीके से लेकर के मुझे लगता है कि समय रहता है, अगर पाकिस्तान चेत जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी के हिसाब से स्थिति उसके लिए बहुत खराब होने वाली है। और उसी तरीके से इंटरनेशनल बिरादरी जो है उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई आज अगर भारत के साथ में अगर एक्टिविटीज कर रहा है, तो तुम्हारे साथ में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होंगी। तो चीजें ओवरऑल अगर शांति व्यवस्था अगर कायम रहे, और जब जैसे उसके आका हैं पाकिस्तान के, तो उनको अगर ये देख के चले कि भाई ऐसा है कि उसको शांति से रहने के लिए, और कहीं ना कहीं धमका करके बोल करके कि तुम्हारे यहाँ स्थिति अगर ऐसी होगी तो हम लोग फंड देना बंद कर देंगे, तो बिल्कुल उसी दिन देखिए उसको बंद करना पड़ेगा। जी साहिल जी। बिल्कुल सर, मैं करूंगा दोबारा आपका दोनों का। पहले एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, फिर उसके बाद रुक करेंगे। ईरान ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने से साफ इनकार किया। तेहरान बोला परमाणु मुद्दा शुरुआती डील का हिस्सा नहीं। अमेरिकी मीडिया के दावों पर ईरान ने पलटवार किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर अमेरिका ईरान बातचीत जारी। तेल प्रतिबंध हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है ईरान। ट्रंप बोले समझौते को ढांचा लगभग तैयार हो चुका। परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम बातचीत बाद में होने के संकेत। मिडिल ईस्ट में नई डील पर इजराइल की चिंता बढ़ी है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में शांति या नई रणनीति आने वाला समय बताएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील को लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, लेकिन अब इस डील के बीच सबसे बड़ा पेच सामने आ गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार किसी को नहीं सौंपेगा। अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया था कि तेहरान अपने परमाणु स्टॉक को छोड़ने के लिए
तैयार हो गया है, लेकिन अब ईरान ने इन खबरों को लगभग खारिज कर दिया है। एजेंसियों के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम शुरुआती समझौते का हिस्सा नहीं है और इस पर अंतिम बातचीत बाद में होगी। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने और तेल प्रतिबंधों में राहत को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। यानी एक तरफ युद्ध को रोकने की कोशिश है, दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर अविश्वास कायम है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये डील सच में शांति लाएगी या फिर ये सिर्फ अस्थायी समझौते साबित होगा। दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। चर्चा करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे इन बातों को समझेंगे। ग्रुप कैप्टन युगेंद्र सर, मैं आपका रुख करूंगा। सर, एक तरफ अमेरिका की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान तैयार है अपना यूरेनियम, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम देने को लेकर। किसको देगा ये पता नहीं, पर देने को लिए तैयार है, उसको छोड़ने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ ईरान साफ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले वार्ता जो है वो चल रही है इस दौर की, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। तो क्या लगता है कि कुछ स्थायी हल निकलेगा इन सब चीजों का? साहिल, देखिए, ईरान बार बार ये कह रहा है कि बातचीत के लिए वो तैयार है, बातचीत के लिए माहौल बनना चाहिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से बार बार कुछ ऐसी धमकी भरे बयान आ जाते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के बयान हो या मार्को रूबियो के बयान हो, पीट हेगसेथ के बयान हो, जिससे ईरान थोड़ा सा फिर से सकपका जाता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, एक कदम पीछे चला जाता है। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान राजी हो गया है अपने संवर्धित न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को अमेरिका को सौंपने के लिए, लेकिन ईरान ने कहा है कि ऐसी तो कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं है। क्या ईरान किसी दूसरे देश को देने के लिए राजी है? ईरान ने बीच बीच में हिंट दिया है कि अगर रूस चाहे तो ईरान इस संवर्धित न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को 400 किलो है, उसको रूस को देने के लिए तैयार है। रूस ने भी अपनी तरफ से ये मंशा जाहिर की थी कि ठीक है, अगर ईरान हैंडओवर करता है तो आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में रशिया में उसको रख सकते हैं। बशर ईरान कहता है कि ठीक है, लेकिन तब आईएईए की उस टीम में कोई अमेरिकन नहीं होना चाहिए, कोई इजरायली नहीं होना चाहिए। तो रूस ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एक प्रोग्राम दिया था, जो कि शायद ईरान को भी पसंद आ जाए, कि रशिया में इस यूरेनियम भंडार को ले जाने के बाद अभी जैसे 60% एनरिचमेंट है, उसको रशिया डी एनरिच करके, यानी रिवर्स प्रोसेसिंग करके 20%, फिर 10% प्यूरिफाई कर देगा मिश्रण मिला के उसके अंदर, और फाइनली 3.67% उसकी प्यूरिफिकेशन कर देगा। तो 3.67% अगर उसकी प्योरिटी को कम कर देगा, तो फिर रशिया ने कहा कि ठीक है, जरूरत के मुताबिक वो थोड़ा थोड़ा ईरान को देते रहेंगे, ताकि ईरान की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चलती रहे। जी। ईरान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जहाँ बिजली बनाते हैं, उसमें तो 3.67% प्यूरिफिकेशन से वो संयंत्र चलता रहेगा। अब ईरान ने कहा ठीक है, कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अमेरिका दबाव डाल रहा है कि 400 किलो यूरेनियम वो अमेरिका को दे दे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो परसों एक धमाकेदार स्टेटमेंट देके ये कह दिया कि अगर ईरान से ये 400 किलो संवर्धित यूरेनियम मिलता है तो अमेरिका उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी अमेरिका उसको वापस किसी भी हालत में ईरान को नहीं सौंपेगा। तो फिर ईरान क्यों राजी हो? ऑब्वियसली नेक्स्ट मुद्दा ये है कि स्टेट ऑफ हार्मुज खोल दिया जाए। ईरान तो बार बार कह रहा है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए तैयार है, बशर्ते पहले अमेरिका भी स्टेट ऑफ हार्मुज को खोल दे। तो ये जो साहिल जी, बड़ा बात आगे तभी बढ़ेगी अगर दो तीन चीजें हो जाएं। अमेरिका अपनी तरफ से ईमानदारी से कहे कि ठीक है, 60 दिन के लिए वो सीजफायर को और बढ़ाता है, कोई हमला नहीं करेगा। इजराइल को भी काबू में रखना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी बात है कि आस्ते आस्ते बातचीत हो सकती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए। पहली चीज है कि अमेरिका जो है, दुनिया भर से जो जहाज आ रहे हैं, जो ईरान में कच्चा तेल और गैस लेने जा रहे हैं, उनको अमेरिका परमिशन दे दे कि जाओ ईरान से कच्चा तेल ले लो और फिर अपने अपने देश में वापस चले जाओ। दूसरी बात है, ईरान ने भी कहा है कि फिर वो 5 मिनट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, और वहां पे जो ये सैकड़ों 1500 से ज्यादा इंटरनेशनल शिप्स फंसे हुए हैं, उनको ईरान कह रहा है ठीक है, एक एक करके बाहर जाओ। हाँ, ईरान ने एक चीज कहा है कि वहां उनसे टोल टैक्स वसूलना चाहता है,
क्योंकि ईरान को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का क्षति हुआ है अमेरिकन बमबारी से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए ईरान कुछ तो फंडिंग कहीं से जुगाड़ करने का चाहता है। और साहिल, ये बहुत छोटी सी रकम मांग रहा है ईरान। देखो, उन्होंने कहा है कि एक शिप पर $1 मिलियन टोल टैक्स। तो जो शिप्स होते हैं फारस की खाड़ी में, वो हमेशा बड़े शिप्स होते हैं। एक एक शिप में हमेशा 1 मिलियन बैरल से ज्यादा ट्रांसफर होता जी। है फ्यूल। तो अगर 1 मिलियन बैरल लेके एक शिप जा रही है और ईरान उस पर $1 मिलियन का टोल टैक्स लगाता है, तो महज $1 प्रति बैरल हो रहा है। तो कोई खास बड़ा, ये तो अमेरिका ने जब बमबारी शुरू की 28 फरवरी को, तो 1 मार्च से तेल की कीमत बढ़ गई। पहले जो कच्चे तेल का बैरल महज $55 या $60 प्रति बैरल था, वो अब युद्ध के चक्कर में बढ़कर $115 हो गई है। $60 की पर बैरल बढ़ोतरी। तो उस $60, ऐसा नहीं है कि $1 उसमें से अगर ईरान को दे देंगे तो कुछ भयंकर आपदा या विपदा आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को ईरान की इन शर्तों को हाफ वे थ्रू मीट कर देना चाहिए। शुरुआती दौर में ईमानदारी से बोले कि 60 दिन तक का सीजफायर है, जिसको कि भविष्य में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दे, ईरान भी स्टेट ऑफ हार्मोज खोल देगा। जी। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं, न्यूक्लियर बनाना है नहीं बनाना, यूरेनियम देना है नहीं देना, ये सब अगले 2 हफ्ते 2 महीने तक बातचीत चल सकती है। जी साहिर। ठीक है सर। ठीक है सर। मैं करूंगा दिनेश सर का। सर, ट्रम्प की जो डील है, क्या ये प्रभावी हो सकती है? जो ईरान का कड़ा रुख है अमेरिका को लेकर, क्या अमेरिका उससे असहज नजर आता है, या अमेरिका को हम यूं समझे कि अमेरिका कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है और बढ़ा चढ़ाकर अपनी चीजों को रखता है? देखिए सैल जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे खुद अपने देश के अंदर जो है ट्रम्प साहब घिरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे शुरुआती दौर में करीब करीब $2 बिलियन के आसपास का रोज का खर्चा जो है युद्ध में हुआ, बहुत भारी खर्चा हुआ। और मतलब एक तरह से अभी पहुंच करके बिल जो है बड़ा भारी पहुंच चुका है, तो वहाँ के उनके सेनेटर्स हो गए, वहाँ की जनता होगी, तो सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस वॉर, कि आपको इस युद्ध से क्या हासिल हुआ। उसी के बारे में कहीं ना कहीं उनको जैसे मतलब कि घुमा फिरा के बातें करनी पड़ती हैं, जो कि मतलब सच्चाई जबकि ये है कि उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। जो ये चाहते थे न्यूक्लियर जैसे कि मतलब उसको लेकर के मतलब जो जो जैसे धमकाने को लेकर के, और ईरान को बोला गया था, तो वहाँ 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 पे एक तरह से तटस्थ है बिल्कुल। ईरान जो है उससे टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि भाई ठीक है, जिसपे उसकी मेहनत की गई है, तो ठीक है, बीच का रास्ता जैसे जो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ईरान और यूएस के बीच में है, तो ट्रस्ट डेफिसिट को कमी मतलब एक जैसे उसकी जो है, तो उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं 4 कदम जो है आगे अमेरिका को भी आना पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए कि इसकी इकोनॉमी को तबाह करके, जैसे कि बार बार जैसे तरीके जैसे उकसाने की बातें होती हैं कि एक बार जैसे, क्योंकि इससे पहले की दो जो वार्ता रही, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीच में वार्ता के मिडवे और अटैक करने का काम जो है अमेरिका के द्वारा किया गया। और अभी जैसे दोबारा भी चल रही है, तो उसके बाद उसी में वो चीज चल रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब विश्वास और भरोसे की जो कमी जो है वो ईरान को नजर आती है। तो उसी को लेकर के बार बार ये बोला है कि भाई आप लोग 4 कदम चलो, हम लोग तैयार हैं इसी के लिए से। और दूसरी बात जैसे कि अभी अपनी एक तरह से मन मन के चलने की इज्जत बेइज्जती वाली जैसे बातचीत जैसे बोलते हैं, उसको लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के पूरे तरीके से, और वो अड़ा हुआ है ईरान, क्योंकि उस पे उनके मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उसके पूरे तरह से रिसर्च में और R&D उन चीजों में खर्चा हुआ है। और आगे ठीक है, परमाणु बनाना नहीं बनाना वो सब की अलग, क्योंकि बीच में एक जी। बार जब शुरुआत में और सकारात्मक तरीके से जब बातचीत, प्रोडक्टिव बातचीत जब चल रही थी साहिल जी, तो उस टाइम पे 20 साल के लिए तैयार हो गए, 20 साल के लिए जो है वो पॉज लगा दिया जाए। फिर 20 साल से बाद मतलब जब 20 साल पे मतलब अमेरिका ने बोला था, फिर बाद में जैसे कि वो डिस्ट्रॉय करने की बातचीत हुई कि इनरिच जो यूरेनियम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, फिर किसी दूसरी कंट्री में रखने की बातचीत हुई, ऐसे करते करते बातचीत तो चली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शांति से अगर बातचीत अगर की जाए, और जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोल करके उस पर नॉमिनल जैसे कि मतलब, क्योंकि युद्ध का जैसे कि जो नुकसान हुआ है अमेरिका तो पूरा कर लेगा, लेकिन ईरान कहाँ से पूरा करेगा, क्योंकि पूरे एक तरह से इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, पूरे देश जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोबारा रिन्यू एक तरह से नए तरीके से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसे तो कहीं ना कहीं से चाहिए, तो वो भी अपने तरीके से अपनी जो बातें बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें सिर्फ धमकाने से, या जैसे कि उस पर अमेरिका के झंडा लपेट देने से, या धमकाने से कि भाई इस तरीके से कि ये देने को तैयार है और बिल्कुल घुटने पे आ चुका है, तो ऐसी चीजें कहीं नहीं होती। क्योंकि जैसे कि कोई अगर वहाँ के जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, तो उनको अपनी जनता को भी मुंह दिखाना पड़ता है
तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जनता जो है वो उनको एक तरह से नीची नजर से देखे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इज्जत जो है सभी चीज से, मतलब इज्जत बेइज्जती जो है वो सब लोग समझते हैं। तो अमेरिका को भी थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल तरीके से और एक टेबल टॉक जो है, चाहे वो मतलब न्यूयॉर्क में हो या किसी और देश में हो, जनेवा की जैसे बातचीत चल रही थी बीच में, तो किसी भी जगह बैठ करके और वहाँ के जैसे कि जैसे हमारी जैसे लोकल जैसे पंचायत होती है, तो उसी तरीके से गल्फ के दो चार जैसे कि जो सरपंच है, सरपंच जी यानी कि जैसे मतलब चाहे दुबई के जो शाह हैं उनको बुला लिया जाए, जैसे कि मतलब कि यूएई जैसे है तो 7 एमिरेट्स हैं, उसमें से 2-3 जो प्रिंस हो गए या जो शाह हो गए उनको बुला लिया गया, कतर जो है उनके किसी को बुला लिया गया, टर्की के किसी को बुला लिया गया। तो इस तरीके से करके 2-4 लोगों को बिठा करके उनसे अगर बातचीत उनके बीच में लेकर के बातचीत की जाए, तो जिनसे मतलब एक तरह से ये व्यवस्था ऐसी बने कि भाई जो पूरा गल्फ जो है, मिडिल ईस्ट जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, ईरान भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसमें अगर ऐसी चीज आती है तो उसमें कहीं ना कहीं उकसाने का काम बाद में इसराइल की तरफ से भी होता है, क्योंकि इसराइल जो है वो भी नहीं चाहता कि भी इस तरह की चीजें कुछ उस तरीके से हों जो उसके हित से कुछ अलग हो। तो जी देखिए ओवरऑल चीजों को सभी को बैलेंस करने का अमेरिका को करना पड़ेगा। और बिल्कुल। अमेरिका को समझदारी ये दिखानी पड़ेगी कि अपने तरीके से इसमें सिर्फ मूंछों की लड़ाई ना बना करके ऐसा काम करे जिससे कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम हो। और जिस तरीके से $55 से लेकर के सीधा सीधा डबल जो है उससे भी ज्यादा जैसे कि तेल पहुंचा, तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देखिए मतलब जो जिसकी भी है वो तो चीजें अलग है, लेकिन ओवरऑल चीजें समझदारी से की जाए और बड़ा बन करके। और बिल्कुल। अगर अमेरिका ही जो है वो एक कोई स्टेप जो है मतलब वो ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने के लिए, जैसे सैंक्शंस है, क्योंकि इनके बिलियंस वाला हजारों बिलियन जो डॉलर है वो कई देशों में जैसे फ्रीज कर रखे हैं, जी तो जी। उनको डीफ्रीज करने का काम हो जाए और चीजें जैसे रिलैक्सेशन किया जाए, तो मुझे लगता है कि आगे कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो उसी चीज को सभी चीजों को लेकर के और एक तटस्थ ना रह करके एक लचीला रुख अगर अपनाए अमेरिका, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कामयाबी मिल सकती है। जी साहिल जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बिल्कुल अपने जुड़े रहना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और दिनेश सर आपका धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया समय देने के लिए। ये काफी अहम बातें आपने रखी हैं, देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हैं। धन्यवाद सर आप दोनों का। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद पर दुनिया को गुमराह करता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच नई रणनीति जंग चल रही है। हमजा बुरहान के जनाजे में आतंकियों की मौजूदगी ने पाकिस्तान की दोहरी नीति को फिर उजागर किया है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर वे आसानी से झुकने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का भी है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या कूटनीति हालात संभालेगी या आने वाले दिनों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। द रियल इशू में इतना ही। द अर्थ न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।